आज हम लोग राष्ट्रीय आय के 4 क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। 4 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। इसके पहले हम लोग 2 मॉडल पढ़ चुके हैं। एक बेसिक मॉडल जो 2 सेक्टर मॉडल था, जिसमें हम केवल एक देश के निजी उपभोग और निजी निवेश के आधार पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण किए थे। दूसरे मॉडल में जो 3 सेक्टर मॉडल कहलाया था, उसमें हमने गवर्नमेंट को भी सम्मिलित किया था मॉडल में, और इस प्रकार से निजी उपभोग, निजी निवेश और सरकारी निवेश या सरकारी व्यय को उसमें सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय आय का एक अंग और होता है जो विदेशी व्यापार से संबंधित होता है, जिसमें हम आयातों और निर्यातों को देखते हैं। और आज हम 4 सेक्टर मॉडल का अध्ययन करने जा रहे हैं, और इस 4 सेक्टर मॉडल में पिछले तीनों क्षेत्रों निजी उपभोग, निजी निवेश और सरकारी निवेश के साथ साथ हम विदेशी व्यापार या विदेशी में आयात और निर्यातों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 सेक्टर मॉडल है, और इस 4 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय के 4 कंपोनेंट होंगे। एक होगा सी, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मांग है, उपभोग की मांग है। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो समग्र निवेश की मांग है। और तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें सार्वजनिक या सरकारी व्ययों को सम्मिलित किया गया है। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम निवल निर्यात कहते हैं, और जिसको हम x-m से दिखाते हैं, अर्थात निर्यातों में से आयात को घटा देते हैं। तो जो शुद्ध राशि मिलती है वही हमारी प्राप्ति होती है, वही हमारा उत्पादन या राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। तो जो चौथा खंड है वो निवल निर्यात है, नेट एक्सपोर्ट है, और इसको हमने स्पष्ट लिख दिया है कि ये x-m है। x का मतलब यहाँ एक्सपोर्ट से है और m का मतलब इंपोर्ट से है, और साथ में हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं। तो इसलिए अब हमारे मॉडल में देखें तो ये 4 खंड हैं। y के 4 हिस्से हुए c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m। यहाँ हम आपको बता दें कि i और g को हमने पहले से ही अभी फ़िलहाल स्वायत्त मान लिया है सरलता के लिए, और ये मान लिया कि ये राशियाँ स्थिर हैं, आय के घटने बढ़ने से ये प्रभावित नहीं होती हैं, और ये कांस्टेंट राशियाँ हैं। निर्यात को वैसे ही अर्थशास्त्र के अध्ययन में स्वायत्त माना जाता है, इस नाते हमारा निर्यात भी आय से अप्रभावित है। यम जरूर आय से प्रभावित होता है, इस नाते यम को हम आय के फलन के रूप में देखेंगे। निर्यात आयातों में के 2 भी हिस्से हो सकते हैं। कुछ आयात ऐसे होते हैं जो आय से प्रभावित नहीं होते, कुछ आयात ऐसे होते हैं जो आय के घटने बढ़ने से घटते बढ़ते हैं। इस नाते हम चाहें तो आयात को 2 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। एक हिस्सा ऑटोनोमस इंपोर्ट होगा, जो आय से अप्रभावित होगा, उसको हम m बार लिखेंगे, और एक हिस्सा होगा जो आय से प्रभावित होगा और आय का एक निश्चित अंश होगा, उसको हम लिखेंगे my, स्मॉल m है और y है। इसका मतलब है y का m हिस्सा औसतन किसी देश में, जिस भी देश का हम अध्ययन करेंगे, वो इंपोर्ट होता है। तो और इसी तरह से हमको याद है कि जब हम 3 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे थे, तो जहाँ गवर्नमेंट भूमिका में आई थी, तो जब सरकार आएगी, व्यय करेगी, तो हमने देखा था कि सरकार कर लगाएगी, और कर लगाएगी तो कर की जितनी राशि जनता से वो वसूल करेगी, उसकी आय में से वो हिस्सा घट जाएगा। तो 2 सेक्टर मॉडल में तो पूरी आय पर उपभोग फलन निर्भर हो रहा था, क्योंकि उपभोक्ता की आय सरकार ले नहीं रही थी। लेकिन 3 सेक्टर मॉडल में जब सरकार आ गई, जो 4 सेक्टर वाले मॉडल में भी है, तो जितना राशि जनता से ले ली जाएगी वो जनता उपभोग नहीं कर पाएगी। इस नाते उपभोग फलन में जहां हम c बराबर a प्लस बी वाई लिखते थे, वहां पर c बराबर a प्लस बी वाई डी लिखा जाएगा। आप जानते हैं वाई डी माने डिस्पोजेबल इनकम होती है। उपभोग योग्य आय, आय का वो हिस्सा जो वो उपभोग कर सकता है, खर्च कर सकता है उपभोग पर,
और वो आय में से कर की राशि घटाने के बाद मिलेगा। इस नाते अब वाई डी की जगह पर हम वाई माइनस टी लिखेंगे, टी जहाँ पर कर की राशि है और वाई राष्ट्रीय आय है। एक बार हम फिर देख लें, ब्लैक ये लिखा हुआ बोर्ड पर देखिए, सी बराबर है ए प्लस बी वाई डी बराबर है वाई माइनस टी, एक्स जो है एक्सपोर्ट है, एम इम्पोर्ट है, टी जो है टैक्स है और टैक्स की का भी फलन है और टैक्स का फलन ये है टी बराबर टी वाई, ये है टी कैपिटल है, ये टी छोटा स्मॉल टी है, ये है वाई है, तो ये टैक्स की राशि है और टी जो है ये आय का वो अंश है जो सरकार करों के रूप में लेती है। इसको स्थिर माना गया है किसी अर्थव्यवस्था के लिए और इस प्रकार से टी एक स्थिर राशि है और आय का एक निश्चित अंश है। अगर आनुपातिक आय कर लगा हो अर्थव्यवस्था में तो हम कह सकते हैं ये कर की दर है, और अगर कई प्रकार के कर लगे हों, सारे करों से जितना राशि मिलती हो, आय को हिस्से के रूप में इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कर और राष्ट्रीय आय का अनुपात है, जिसको टैक्स इनकम रेशियो या टैक्स रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक दर है और दर का मतलब होता है ये, जैसे पूरी राष्ट्रीय आय का 25% कर के रूप में लिया जाता है, 20% कर के रूप में लिया जाता है, तो कर की दर 20% होगी और दशमलव में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 0.2 होगी, 0.2 2/10 और 100 में करेंगे तो 20%। तो इस प्रकार से कर की दर टी जो है ये 0.2 0.25 ऐसे होगी। और इसी तरह से हमने कहा था ना कि अभी एम के दो हिस्से होते हैं, तो हमने यहाँ पर एम बराबर लिखा एम प्लस एम वाई, एम के ऊपर एम बार लगाया, इसका मतलब इंपोर्ट का ये हिस्सा जो है ये स्थिर है, आय से अप्रभावित है, और शेष अगला जो बच गया है वो आय से प्रभावित है और आय का एक निश्चित अंश है और ये अंश भी 1 से कम है। जैसे हम कहते हैं कि अगर 10% हम इंपोर्ट करते हैं, अपने राष्ट्रीय आय का 5% इंपोर्ट करते हैं तो 0.05 या 0.1 ये एम का मान होगा। ये जो एम है इसका नाम है यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, आयात की सीमांत प्रवृत्ति। और अर्थ आप जान गए कि अगर किसी देश के आय में वृद्धि हो तो इस बढ़ी हुई आय का कितना भाग या इंपोर्ट में इसके कारण कितनी वृद्धि होगी, उस इंपोर्ट की वृद्धि और आय वृद्धि का जो अनुपात है इसी को हम कहते हैं आयात की सीमांत प्रवृत्ति। और अगर ये कांस्टेंट हो तो बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि आय का यह एक निश्चित अंश है जो किसी अर्थव्यवस्था में आयात किया जाता है। तो आय के बढ़ने से ये बढ़ जाता है, आय के घटने से घट जाता है। लेकिन पहले वाला जो एम बार वाला हिस्सा है वो आय से अप्रभावित है। एम बार वाले हिस्से को हम स्वायत्त आयात कह सकते हैं और आगे वाले को हम इंड्यूस्ड इंपोर्ट कह सकते हैं, प्रेरित कह सकते हैं। वैसे ही जैसे उपभोग वाले फलन में ए जो था ये हमारा स्वायत्त उपभोग था और आगे वाला जो था जो आय पर निर्भर है बी वाई, या इस वाले फलन में बी वाई डी, वो जो है वो प्रेरित उपभोग है। अब आगे हम बढ़ सकते हैं कि अब अगर हम इस फलन में एग्रीगेट डिमांड में इतने हिस्से आएंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो सी की जगह पर सी का मान रखेंगे तो ये देखिए ए प्लस बी वाई डी, वाई डी की जगह पर वाई माइनस टी लिख दिया, ये ब्रैकेट में डाल दिया वाई माइनस टी और टी का मान ये दिया हुआ टी वाई तो लिख दिया टी वाई, ऐसे हो गया प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार माइनस एम। तो एम का मान इतना है एम बार प्लस एम वाई, तो इसको हमने एम बार प्लस एम वाई को ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर माइनस है, और जब माइनस अगली बार खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगली लाइन में देख सकते हैं खोल के सारा, देखिए ए बी से इसका गुणा हुआ बी वाई और टी वाई है और बी टी वाई हो गया, अब यहाँ से बी गुणा करेगा, फिर आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और ये ब्रैकेट खोला तो ये प्लस जो था ये माइनस हो गया माइनस एम वाई। और यहाँ जगह बचाने के लिए मैंने किया है कि अगर संतुलन के लिए ए डी और वाई बराबर होनी चाहिए, वाई हमारी आय होती है और ए डी हमारी समग्र मांग या व्यय होता है, आय व्यय बराबर करेंगे तो इसी को बराबर हमने वाई यहीं वाई लिख दिया। तो इतना
मतलब AD बराबर y और AD बराबर ये है तो इतना बराबर y, ये संतुलन की स्थिति लिख दिया इन इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू y। सो हमने इसको y कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इस फलन में पूरे y यहाँ है by, यहाँ है bty, यहाँ है my, यहाँ है y, और चारों y को एक तरफ कर लें। ठीक, तो जब ये y इस पार जाएगा तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो मैंने इस y को यहाँ से लिखना शुरू किया है। देखिए बराबर का हिस्सा इधर है और ये y मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ, तो इस y में ये जब आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाना है, तो माइनस by हो जाएगा, ये माइनस bty प्लस bty हो जाएगा, ये माइनस my प्लस my हो जाएगा बराबर, और ये राशियाँ a i g x और m ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि वो अपनी जगह पर यथावत, उनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम y को निकाल लें, इसमें भी y है, इस पद में भी, इस पद में भी, इस पद में, तो y कॉमन ले लिया और y की जगह पर 1 लिख दिया, by की जगह पर b लिख दिया। लेकिन अगले में भी b था तो हम सोचे कि दोनों जगह b न लिखना पड़े तो b कॉमन ले लिया और इस b की जगह पर 1 लिख दिया, और यहाँ पर b रहेगा नहीं क्योंकि बाहर आया, तो बच गया केवल t, और y बाहर गुणा कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस m। अभी देख लेंगे दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिख दिया। तो अगले चरण में हम ये कर सकते हैं कि देखिए y को इतनी पूरी राशि गुणा कर रही है, अगर हम यहाँ y लिखना चाहें, इसको इस पार ला दें तो इधर जाके भाग दे देगी। वही काम किया गया है कि ऊपर की राशि ज्यों की त्यों लिखी हुई है और ये राशि आके यहाँ भाग कर गई, a माइनस बी 1 माइनस टी प्लस m, ये ऐसे। अब हमने कहा कि हम चाहें तो इसको दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये ब्रैकेट खोल दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस b1 का b हो गया और b और t का गुणा होकर bt हो गया, ये माइनस था, ये माइनस था, दो खुलने के बाद धन हो जाएगा, ये m हो गया। और इस प्रकार से हमें ये देखिए ये जो है y बराबर हमको एक वो मिल गया, y का मान निर्धारित हो गया। और ये तब निर्धारित हुआ है जब समग्र मार्ग और समग्र पूर्ति बराबर है। तो इसका मतलब ये संतुलन वाली आय का मूल्य है या मान है। तो हमारे इस दिए हुए फलन में अगर हमारे उपभोग के फलन, आयात के फलन, कर के फलन और जितने स्वायत्त मूल्य दिए हुए हैं ए के, आई के, जी के, एक्स के, एम के, वो सब सम्मिलित करें तो हमारे को राष्ट्रीय आय का निर्धारण के रूप में ये राशि मिलेगी और यही आय संस्थित की आय होगी। ये हमने इस इक्वेशन या फलन के आधार पर निर्धारित कर दी है। अब हम चाहें तो कोई अंकीय उदाहरण लेके इसको हल करके देख सकते हैं कितनी आएगी। अगर फलन ये है, ये है, ये है, इसको तो हमने बीजगणितीय रूप में लिया है और वहाँ पर हमने फलनों में कहीं अंकों का प्रयोग नहीं किया है। अब हम उन्हीं फलनों को अंकीय रूप दे रहे हैं। ज़रा देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये सी ए प्लस बी वाई डी जो था वो ये फलन है, सी का मान है 40 प्लस 0.8 वाई, ये वाई जो है वाई डी है। इसको हम आगे चल के सुधार लेंगे क्योंकि इसकी जगह पर हम फिर टी लिखेंगे। ये है 40 प्लस 0.8 वाई डी। अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो बाद में आप जूम करके बड़ा करके देख लीजिएगा। 40 धन 0.8 वाई डी। अगर ये उपभोग का फलन हो, t का मान दिया हुआ है, t बराबर 0.2 वाई, देखिए यहाँ लिखा था t बराबर टी वाई, इसी t की जगह पर 0.2 लिखा हुआ है, शेष वही राशि है। m बराबर m की जगह पर यहाँ 20 लिखा हुआ है और m जो है इसकी जगह पर 0.04 लिखा हुआ है, y की जगह पर y लिखा है और अन्य जो मान हैं i के, g के, x के, m के वो यहाँ लिख दिए गए। i बराबर 70, g बराबर 50, x बराबर 60 और m बराबर 20। तो y का मान कितना होगा, इन्हीं मानों को हम अपने इन्हीं सूत्र में अगर प्रतिस्थापित कर दें तो ये मान निकल के आ जाएगा। यहाँ थोड़ी जल्दी हमको रहेगी तो मैं इस पर सॉल्व कर दिया हूँ और आप उसको अलग से स्वतः खुद सॉल्व करिएगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे हल होके कैसे निकलता है।
रटा नहीं जा सकता। ये इसको आप सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे और आपको वही उत्तर मिलेगा। नहीं मिलता तो जान लीजिए गलती कहाँ करते हैं और गलती आप खुद ही पकड़ लेंगे। देखिए ऊपर यहाँ देखिए a + i + g + m + m x - m वही मान लिख दिया जो दिया हुआ है। 40 × 70, g = 50, x = 60, m = 20 ये लिख दिया। जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये ऊपर धन 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 करके 220 आएगा, 20 घटा देंगे 200 आएगा, ऊपर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जरा देखिए 1 है, b की जगह पर 0.8 है, यहाँ दिया हुआ है 0.8, b की जगह 0.8 है। फिर एक ऋण जहाँ t था, ये वाला t, वहाँ पर 0.2 लिख दिया, बंद कर दिया ब्रैकेट, और जहाँ पर m था उसकी जगह पर 0.04 लिख दिया। अब देखिए इसको, ये नीचे हल जब करेंगे 1 हो गया, ये 0.8 हो गया, और 1 में से जब 0.2 घटाएंगे तो फिर 0.8 आएगा। नहीं, इसको जब जोड़ेंगे, देखिए ये माइनस है, ये 1 ऋण 0.8, इस 8 से 1 का गुणा करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। फिर इस 0.8, क्योंकि ये ब्रैकेट खुला हुआ है तो इसको भी गुणा करेगा तो 8 दूना 16, 0.16 हो जाएगा, और आगे फिर 0.04 होगा। तो 8 से 1 में गुणा होगा, 8 से 0.2 में गुणा होगा, तो जब 1 में गुणा होगा 0.8 आएगा, जब 0.2 में गुणा होगा तो 0.16 आएगा, आगे धन 0.04 है। और अब इनको जोड़ेंगे, किसको किसको, इसको, ये धन है, ये धन है, ये धन है, और जब ये जुड़ के हो जाएगा 1.20, और ये 1.6 और 1.04, ये 2.20 आएगा, और ये पहले से 1.2 आएगा, उसमें 0.8 घटाएंगे आप तो आएगा 0.4 आएगा, जिसको 4/10 लिख सकते हैं आप। तो वही हो गया, ये आया 4, फिर हमने नीचे लिख दिया 200/0.4, फिर 200/4/10 कर दिया, और जब हल करेंगे तो 10 गुणे ऊपर 10 जाएगा, नीचे 4 आएगा, और फिर ये कट के 500 आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का स्तर 500 आएगा। ये तो सूत्र से हमने लगाया। अब अगर आप चाहें तो फलन में सीधे ये मान रख दीजिए। जैसे ये फलन दिया हुआ, देखिए ये एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ए की जगह पे ए लिखिए, बी की जगह पे बी लिखिए, वाई लिखिए, बी टी की जगह बी का मान, टी का मान लिखिए, वाई लिखिए, आई लिखिए, जी लिखिए, एक्स लिखिए, एम लिखिए, एम वाई लिखिए, और सबको हल करिए, आ जाएगा मान फिर 500। कैसे, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये भी हल करके कर दिया ताकि आप देखें कि हम सूत्र से भी प्रयोग करके वो मान निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो सीधे फलन में मान रख देंगे तब भी ये मान आ जाएगा। तो सीधे फलन में लिख रहे हैं, देखिए ए की जगह पे 40, बी की जगह पे 0.8, वाई की जगह पर वाई, और टी की जगह पे 0.2 वाई, आई की जगह पे 70, जी की जगह पे 50, एक्स की जगह पे 60, एम की जगह पे 20, एम वाई की जगह पे 0.04 वाई। और अब देखिए इसको खोलेंगे फिर तो ये आपका जो है ये हिस्सा, पहले तो ये जोड़ लिया हमने, कितना कितना, 40, 70, 50 और 60, पहले हम जोड़ चुके थे 220, उसमें से 20 घटा दिया तो आ गया 200। तो इस राशि को हमने सीधे 200 लिख दिया। अब आगे ये जो बचे हैं वो लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, 0.8 वाई, 0.80 वाई लिख सकते हैं। और ये बचा हुआ है यहाँ का एक हिस्सा, जब 0.8 में 0.2 का गुणा होगा तो आएगा 0.16 वाई, और 1.04 वाई ये है। तो 3 वाई के ये हिस्से हैं, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो फिर ये वही आएगा 0.4, मतलब ये प्लस और प्लस जोड़ के, और ये देखो 16 और 0.0 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, और 80 में से 0.60 घटाओगे तो 0.20 करके आएगा इस तरह से। तो फिर एक में से वो घट के आ जाएगा कितना, 0.4 वाई। तो ये 0.4 वाई जो आएगा वो हम यहाँ देखिए, ये वाई था और ये 60 आया था 0.60, तो उसको वाई को एक तरफ ले आएंगे जब, तो आ जाएगा वाई माइनस 0.60 बराबर 200। और जब एक वाई में से
0.6y घटाएंगे तो आएगा 0.4y बराबर 200, और 0.4y बराबर 200 तो y बराबर 500। ऊपर हल कर चुके, वही हिस्सा आया। तो हम सीधे फलन में रखेंगे तो भी 500 आ जाएगा, और हम अगर संस्थित आय वाले सूत्र में रखेंगे तब भी 500 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये केवल आपको मैं ये दिखा रहा था कि अगर अंकीय फलन या मान हमको फलनों के दिए हुए हों और सूत्र में हम इसको रख के या समग्र मांग फलन में हम रख के और राष्ट्रीय आय का जो संतुलन का स्तर है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जैसी आपको आवश्यकता होगी वहाँ आप इसका प्रयोग ऐसे कर लीजिएगा। हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि सीधे फलन में उपभोग फलन कितना होगा, कोई पूछे तो उपभोग फलन में सारे मानों को प्रतिस्थापित करके मान निकाल सकते हैं आप। राष्ट्रीय आय कितनी होगी निकाल सकते हैं, इंपोर्ट कितना होगा निकाल सकते हैं, कर की राशि कितनी होगी ये निकल सकती है, सारे सूत्रों में इन्हीं मानों को प्रतिस्थापित करके। तो ये हो गया 4 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण, और ये निर्धारण फलनों के माध्यम से हुआ और उनको हमने अंकीय उदाहरणों से कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि ऐसे निकाल लें। तो देखिए दोनों विधियों से ये मॉडल में ये आएगा। अब आप इसका चित्र भी बना सकते हैं क्योंकि चित्र ज़रूरी है, और इस नाते हम ये सारे चित्र पिछले दोनों मॉडलों में बनते ऐसे हैं, केवल व्याख्या का अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा, आपकी समग्र मांग फलन में 4 संगठक जुड़ेंगे, जिसमें तीसरा चौथा जो है आयात निर्यात वाला जुड़ जाएगा। तो हम लिख देते हैं ऐसे, यहाँ सारी व्याख्या हुई है, इस नाते इस फलन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये देखिए C + I + G + X - M, तो ये संपूर्ण समग्र मांग का फलन है, जिसमें पहला क्षेत्र व्यक्तिगत उपभोग, दूसरा क्षेत्र व्यक्तिगत निवेश, सरकारी क्षेत्र और अगला विदेशी व्यापार, चारों सम्मिलित हैं। इस नाते ये 4 सेक्टर मॉडल वाला समग्र मांग का पूरा रूप है। दूसरी कि जितने हिस्से समग्र मांग का आय से प्रभावित नहीं होता वो स्वायत्त व्यय होता है, और जो प्रभावित नहीं होता वो हिस्सा ये देखे लिखा हुआ है उपभोग फलन का A, जो स्वायत्त उपभोग है, आय का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर निजी निवेश को भी स्वायत्त मान लिया गया है, सरकारी निवेश को भी स्वायत्त मान लिया गया है, एक्सपोर्ट को भी स्वायत्त मान लिया गया है, और इंपोर्ट के एक हिस्सों को भी स्वायत्त माना गया जो आय से प्रभावित नहीं होता, यद्यपि उसका चिन्ह ऋण है, आय को घटा देता है। तो ये हैं स्वायत्त वाले हिस्से, क्योंकि इस पर आय का प्रभाव नहीं पड़ता। इस नाते अगर आय शून्य हो तो भी इतना होगा। इस नाते वक्र जो है जहाँ से स्टार्ट होगा इस अक्ष पर, तो जब आय इस पर है, आउटपुट इनकम इस पर है और एग्रीगेट डिमांड या व्यय इस पर है, तो हमारा समग्र मांग का फलन जहाँ से शुरू होगा वो इतना जब जोड़ लेंगे जितना आएगा वहीं से शुरू होगा। तो इस नाते इतना यहाँ लिखने में दिक्कत होगी, इस नाते इन सब के लिए हमने A बार लिख दिया, और ये बार का मतलब है ये समस्त स्वायत्त व्ययों का योग, और वो योग अगर हम A बार से दिखाएं तो वो राशि इतनी है, और यहीं से हमारा समग्र मांग फलन बनेगा। और क्योंकि अब आगे के हिस्से आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ेंगे, जैसे TY है, जैसे MY है, तो उनके कारण क्योंकि वो आय पर प्रभावित हैं तो ये फलन ऊपर उठता चला जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारा AD समग्र मांग का फलन होगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों के उत्पादन का योग, मांग का योग है। और संतुलन जानते हैं वहीं होगा जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर होगी, समग्र मांग समग्र पूर्ति वहीं बराबर होगी जहाँ पर 45 अंश की रेखा उसको काटेगी, क्योंकि दोनों अक्षों को बराबर होना है, और दोनों एक अक्ष पर आय है दूसरे अक्ष पर व्यय है, बराबर तभी होगा जब 45 अंश की रेखा पर बिंदु पड़े। तो समग्र मांग के उस बिंदु को ढूंढें जहाँ पर जो 45 अंश की रेखा पर है। तो अब तक आप जान चुके हैं ये बिंदु यहाँ है, यहाँ से चलेंगे तो ये बिंदु यहाँ पर है, इसका मतलब यहीं पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर है, और इससे जो आय निर्धारित हो रही है Y0, यही हमारी संस्थिति आय है। और उसके आगे की व्याख्या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सारे सवाल एक साथ तो आएंगे नहीं। हर सवाल में हम संस्थिति को वैसे ही प्रदर्शित करेंगे, समझाएंगे कि अगर संतुलन बिंदु यहाँ नहीं होता, इसके पहले होता या इसके बाद होता, तो ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होंगी जो
अगर इसके पहले आय कम है तो आय बढ़ के y तक जाएगी, 0 तक। अगर बढ़ गई है तो घट के y 0 पर फिर आएगी। कारण आप जानते हैं, जैसे मैं बता दूं कि जब आय का स्तर y1 है तो समग्र मांग का स्तर ये है y1k, और समग्र आय उत्पादन का स्तर है y1l। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम है, वो है y1l, और वस्तुओं की मांग है y1k। मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम है, अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा कि उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि वस्तुओं की मांग अभी है अर्थव्यवस्था में। तो उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, और ऐसा तब तक करेगा जब तक मांग ज़्यादा रहेगी। इस नाते उत्पादन आगे की तरफ बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक y0 न आ जाए। और अगर इससे आगे कहीं आय है, उत्पादन है, जैसे y2 पर है, तो आप देखेंगे कि y2 पर आय कितनी है, O से लेके y2 तक। और ये 45 अंश की रेखा जो है वो बताती है कि O से लेके y2 की दूरी और y2 से लेके M की दूरी बराबर है। इसलिए हम इसी पर देख लेते हैं कि आय कितनी है, तो हम कहेंगे आय है OY2 या Y2M, और व्यय कितना है, मांग कितनी, समग्र मांग से ये n बिंदु है, ये है Y2N। इसका मतलब वस्तुओं की मांग कम है, अब की बार उत्पादन ज़्यादा, ओवर प्रोडक्शन हो गया है, अति उत्पादन। और जब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, मांग नहीं उतनी बिक्री होगी, तो उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन को घटाएगा। तो उत्पादन को निवेश कम करना शुरू कर देगा, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक हम ई बिंदु पर पुनः न आ जाएं। इस नाते ई संतुलन का बिंदु होगा। एक बार जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि कोई पिछली वीडियो न देखा हो, तो मैं उसे बता दूं। एक टर्म हम लोग प्रयोग करते हैं, एक इन्वेंट्री शब्द होता है। उसका अर्थ ये होता है कि जो उत्पादक हैं वे अपनी कुछ वस्तुओं को अपने स्टॉक में रखते हैं। स्टॉक में इसलिए रखते हैं ताकि वो आगे की परिस्थितियों में समायोजन कर सकते हैं। कभी उत्पादन बढ़ाने में कोई दिक्कत आ गई, कोई बाधा आ गई, उत्पादन नहीं हुआ, तो इन्वेंट्री से या स्टॉक से वो सामान लाके वो अल्पकाल के लिए पूर्ति बढ़ा देते हैं। और क्योंकि उत्पादन तो एकाएक नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन जितनी वहाँ से वो निकाले हैं उसको भरपाई करना होता है। इस नाते निवेश तो होता है, तो उसका उत्पादन बाद में आता है, और इन्वेंट्री से निकाल के उत्पादन बाज़ार में पहुंचता है। कुल मिला के मतलब ये है कि इन्वेंट्री में जब कमी होगी तो निवेश बढ़ाया जाएगा, और आगे वाली स्थितियों में जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, खरीदने वाले कम होते हैं, तो उत्पादक इन्वेंट्री में सामान लाके स्टॉक में अपने रखता है। तो कहते हैं इन्वेंट्री में एडिशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो क्योंकि इन्वेंट्री में जितना ज़रूरत भर को रखा था और अगर रख दिया गया, तो इसका मतलब आगे अब उत्पादन कम करना है, तब भी निवेश घटाएगा। तो इस प्रकार से संतुलन बिंदु से आगे अगर राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन घटाया जाएगा निवेश घटाने के माध्यम से, और अगर उससे कम है तो उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और संतुलन का स्तर यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से हम 4 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण को पढ़ चुके हैं समीकरणों के माध्यम से, फिर उनकी व्याख्या, फिर उनके कैलकुलेशंस, और फिर उनको चित्रों के व्याख्या। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय आय के सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, और इस पर आधारित छोटे छोटे जो सवाल होंगे, अभी कई चीज़ें बाकी हैं। इसमें हमने मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा है, और कई चीज़ें हैं छोटी छोटी, और तमाम चीज़ें हैं जो नहीं पढ़े हैं। अभी सेविंग इन इन्वेस्टमेंट का अप्रोच जो है वो नहीं पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम के संदर्भ में कैसा होता है। वो सारी चीज़ें इसके बाद हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले ये तीनों मॉडल मेरे चैनल पर हैं। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, आप चारों पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय आय निर्धारण की सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।